Good morning, students. Today we will discuss with the second part of your chapter, money and credit. So let us start with the first question. Why is there a great demand of loan or credit? देखो अक्सर हम डिमांड क्यों ज्यादा करते हैं लोन और क्रेडिट की. नंबर वन रीजन, इट प्लेज अ मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री. देखो जब हम लोन एग्रीकल्चरिस्ट को इंडस्ट्रीज को देते हैं तो वो लोग आके उसको इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारी इनकम जनरेट होती है. इन दिस वे इट प्लेज अ बिग रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री. सेकेंड, it helps people from all walks of the life in setting up their business, increase their earning and support their families. जब लोगों को लोन मिलता है वो लोग अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं, उनकी अर्निंग बढ़ती है एंड विद दिस दे आर एबल टू सपोर्ट देयर फैमिलीज. थर्ड, to some people loans help in constructing their houses and get rid of monthly rent. अब देखो कई बार क्या होता है, कुछ लोग रेंट वगैरह पे रह रहे होते हैं, जब उनको लोन मिल जाता है वो लोग अपना घर वगैरह कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उनको जो रेगुलर ये रेंट वगैरह है अब पे नहीं करना पड़ता. एंड देन टू अदर लोन्स और क्रेडिट हेल्प्स अ लॉट इन रेजिंग देयर सोशल स्टेटस. देखिए जब हम लोन वगैरह लेते हैं, कई बार हम गाड़ी खरीदने के लिए लोन लेते हैं, घर बनाने के लिए लोन लेते हैं, टेलीविजन खरीदने के लिए लोन लेते हैं, मोबाइल फोन लेने के लिए लोन लेते हैं. तो इन दैट केस उससे क्या होता है, ये चीजें क्या है, दीज आर आवर स्टेटस सिंबल. तो इनसे हमारा स्टेटस भी रेज होता है. तो ये रीजन है कि आज क्रेडिट की लोन की डिमांड अक्सर लोग करते हैं. देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन सिचुएशन विद हाई रिस्क द क्रेडिट माइट क्रिएट फर्दर प्रॉब्लम्स फॉर द बोरोर. एक्सप्लेन. बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. कहता है वो सिचुएशन जहां पर रिस्क ज्यादा होता है, अगर वहां पे बोरोर लोन लेता है तो उसके लिए फर्दर और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है. एब्सोल्युटली करेक्ट. जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर का. अब एग्रीकल्चर सेक्टर आपको पता है क्वाइट रिस्की, क्योंकि टोटली डिपेंड ऑन द मॉनसून. अगर आज मॉनसून अच्छा आ गया तो बहुत बढ़िया है, और अगर मॉनसून अच्छा नहीं आया तो आपकी सारी की सारी फसल खराब हो सकती है, फिर कभी कीड़ा भी लग सकता है, कई बार और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं. तो इन दैट व्हाट आई वांट टू से कि एग्रीकल्चर सेक्टर इज क्वाइट रिस्की. अब मान लीजिए फार्मर ने लोन ले लिया बैंक से, ये सोच के कि जब मेरी फसल आएगी बहुत अच्छे से तो मैं अपनी पेमेंट कर दूंगा, अपना लोन भी वापस कर दूंगा और इंटरेस्ट भी दे दूंगा. लेकिन मान लीजिए उस साल अपना जो मानसून अच्छे से नहीं आया या कोई और प्रॉब्लम हो गई, कोई पेस्ट वगैरह ने क्रॉप को खराब कर दिया, अब वो पर्सन उस कंडीशन में लोन पे नहीं कर पाया. अब नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, वो लोन प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों बढ़ चुके हैं. अब नेक्स्ट ईयर अगर मॉनसून बढ़िया आ जाता है, ओके, थोड़ा सा वो विल बी एबल टू पे बैक दैट. और मान लीजिए अगर नेक्स्ट ईयर भी मॉनसून अच्छे से नहीं आया ना, अब उसको क्या करना पड़ेगा, और लोन लेना पड़ेगा. इनफैक्ट समटाइम अपने पुराने लोन को चुकाने के लिए फार्मर्स नया लोन लेने लग जाते हैं. तो इन दैट कंडीशन क्या होगा, वो लोन बहुत ज्यादा बिग अमाउंट बन जाएगा. और कहीं अनफॉर्चुनेटली नेक्स्ट ईयर भी मॉनसून ठीक नहीं आता तो सिचुएशन क्या हो जाएगी, ही मे हैव टू सेल हिज प्रॉपर्टी, अपनी लैंड को सेल करना पड़ेगा या अपने किसी कैपिटल एसेट्स को भी सेल करना पड़ सकता है. तो हमने देखा कि सिचुएशन में जब एक जहां पे बहुत ज्यादा रिस्क था तो क्रेडिट उसके लिए और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है. और कई बार हम इसके लिए टर्म यूज करते हैं डेब्ट ट्रैप, कि वो किसमें फंस गया फार्मर, एक्चुअली वो किसमें फंसता जा रहा है, गोइंग टू द डेब्ट ट्रैप, कि पुराने लोन को चुकाने के लिए नया लोन लिया, फिर वो भी और नहीं पे कर पाए, फिर और लोन लिया, एंड अल्टीमेटली यू हैव टू सेल योर प्रॉपर्टी. नेक्स्ट इज व्हाट आर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. देखो ये बड़ा अच्छा एक कंसेप्ट आया हमारा, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. क्रेडिट रिक्वायरमेंट को देखते हुए गवर्नमेंट इसको बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है. सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में क्या होता है कि गांव के 10 से 20 लोग मिलते हैं, आपस में मिलकर अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, उसमें स्मॉल सेविंग वगैरह को पूल करते हैं, और जब एक अच्छा अमाउंट इकट्ठा हो जाता है तो वो अपने ग्रुप मेंबर्स को या गांव के लोगों को बड़े नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन वगैरह दे देते हैं, एंड विदाउट एनी कोलेटरल, बिना किसी सिक्योरिटी के. तो दैट इज द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, और मेनली इसको जो चला रही है इट इज रन बाय द वुमेन. तो आइए देखते हैं क्या फंक्शन है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के. नंबर वन फंक्शन, इट एडवांसेस लोन टू देयर मेंबर टू मीट देयर नीड्स एट ए वेरी नॉमिनल इंटरेस्ट रेट. सर अब जो भी इसके मेंबर्स होते हैं उनको बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दिया जाता है.
सेकंड, दे मेक वुमेन मेंबर्स फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया मैक्सिमम इसमें वुमेन पार्टिसिपेट करती हैं, तो वुमेन को भी यहाँ पे इंपावरमेंट मिलती है, दे बिकम सेल्फ रिलायंट. दे सेव द पुअर फ्रॉम द हाई रेट एंड हरासमेंट ऑफ द मनी लेंडर. अदरवाइज क्या होता है, जो मेंबर्स है किससे लोन लेंगे, मनी लेंडर से लोन लेंगे, दे विल चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो डेफिनेटली यहाँ पे उनको बचाया जाता है कि दे आर प्रोवाइडिंग द लोन विद वेरी नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो उनको मनी लेंडर की हरासमेंट नहीं सहनी पड़ेगी. And after a year, if such a group is regular in its saving, it becomes eligible for a willing loan from the bank. देखो, अगर ये काफी लंबे समय तक चलते रहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, तो ये इनको एलिजिबल बन जाते हैं कि इनको जो बैंक वगैरह है वो भी लोन प्रोवाइड करते हैं और उनको और ज्यादा फैसिलिटीज मिलती हैं. और जो हमारे के मेंबर्स होते हैं, इनफैक्ट इट कैन क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर इट्स मेंबर, कि उनको सेल्फ अपना कोई छोटा मोटा काम शुरू कर सकते हैं जब बैंक से उनको लोन वगैरह मिल जाता है. And then these group provide a platform to discuss and act as a variety of social issues. अब कई बार गांव के अंदर बहुत सारे सोशल इश्यूज होते हैं, कोई मैरिज प्रॉब्लम है, कोई हेल्थ को लेके, कोई म्यूचुअल बेनिफिट के लिए प्रॉब्लम है, कोई बच्चों की एजुकेशन के लेके, हेल्थ को लेके. तो उन सब प्रॉब्लम्स को एक अच्छा प्लेटफॉर्म है ये, यहाँ पर बैठ के इसके मेंबर डिस्कस कर सकते हैं एंड दे आर ट्राइंग टू फाइंड द सोल्यूशन. तो ये था मेरे बच्चे फंक्शंस ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, इन व्हाट वे डज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ बैंक्स एंड व्हाई इज दिस नेसेसरी. देखो, आप सबको मैं बता दूं, हमारे इंडिया के अंदर दो पार्ट में हम बैंकिंग सिस्टम को डिवाइड करते हैं. एक होता है सेंट्रल बैंक और एक होते हैं कमर्शियल बैंक. सेंट्रल बैंक हमारा मेन बैंक होता है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो बाकी सारे बैंकिंग के फंक्शंस को कंट्रोल करता है. तो यहाँ पे क्वेश्चन यही है कि किस तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाकी जो बैंक्स हैं उनके फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है. तो आइए डिस्कस करते हैं वन बाय वन हाउ सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ अदर बैंक. सो नंबर वन, मॉनिटर द कैश बैलेंस. देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनिटर करता है हर बैंक के अंदर कितना कितना कैश बैलेंस है, कितने उसमें डिपॉजिट्स आ रहे हैं, और बैंक उसमें जो मिनिमम कैश है वो मेंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा. क्योंकि आरबीआई हर बैंक को इंस्ट्रक्ट करता है कि मिनिमम कैश बैलेंस आपके पास हमेशा होना चाहिए, ताकि अगर कभी भी कोई डिपॉजिटर अपने पैसे विड्रॉ करने आ जाए तो बैंक के पास उतने पैसे होने चाहिए. तो आरबीआई ये मॉनिटर करता है कि वो कैश बैलेंस जो बैंक हैं वो मेंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. सेकेंड, माय डियर, कम्स द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सीज that the bank gives loan not just to the profit making business and trader but also to small cultivator. अब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये भी देखता है कि जो बैंक लोन दे रहे हैं कि ऐसा तो नहीं बड़े बड़े बिजनेसमैन को जो प्रॉफिट वगैरह अच्छा कर रहे हैं उन्हीं को लोन दे रहे हैं. हमारे जो स्मॉल इंडस्ट्रीज के लोग हैं या स्मॉल कल्टीवेटर्स हैं या स्मॉल बोरोर्स हैं उनको इग्नोर किया जा रहा है. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका भी ध्यान रखता है. देन इट कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बैंक पीरियडिकली. फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अलग अलग बैंक से टाइमली इंफॉर्मेशन लेता रहता है कि ये किस किस सेक्टर को कितना कितना लोन दे रहे हैं, क्या क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, और ये देखता है कहीं कोई अपना कोई मैनिपुलेशन तो नहीं कर रहे हैं, कहीं कोई चीटिंग तो नहीं कर रहे हैं, सब कुछ एज पर द डायरेक्शन ऑफ आरबीआई हो रहा है कि नहीं हो रहा है. देन बैंकर्स ऑफ द बैंक. सेंट्रल बैंक सारे बैंकों का बैंक है. सारे बैंकों को लाइसेंस कौन देता है? कमर्शियल सेंट्रल बैंक. और उनको अगर कभी इमरजेंसी में लोन की जरूरत पड़े तो कौन देता है? अगेन सेंट्रल बैंक. तो इसीलिए से कई बार कहा जाता है इट इज द बैंकर ऑफ द बैंक. देन क्लियरिंग हाउसिंग फंक्शन. आरबीआई का बड़ा अच्छा फंक्शन है सेंट्रल बैंक का, क्लियरिंग हाउसिंग फंक्शन है. इसमें क्या होता है कि मान लो अगर कभी कोई दो बैंक्स में आपस में कोई डिस्प्यूट हो जाती है तो आरबीआई उसको सॉल्व करता है. मान लो दो बैंक्स में आपस में कोई डिस्प्यूट हो गई, बीइंग द मेन बैंक इन दोनों को बैठाएगा, उनकी उसको सेटलमेंट करेगा ताकि कोई भी दिक्कत ना आए. इस फंक्शन को बोलते हैं इसके क्लियरिंग हाउसिंग फंक्शन. द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट. सो अगर कभी भी इमरजेंसी में हमारे बैंक्स को पैसे की जरूरत पड़ जाए और उनको कहीं से भी कोई पैसा ना मिले, फाइनेंस अरेंज ना हो, एट लास्ट सेंट्रल बैंक के आरबीआई उनको अपना ये लोन प्रोवाइड करता है. और उसके इसी फंक्शन को बोला जाता है लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, कि भैया ये तो हुक्म का इक्का है, चलेगा ही चलेगा, एट लास्ट आपको यहां से लोन मिलेगा ही मिलेगा. तो ये था मेरे बच्चे हाउ सेंट्रल बैंक प्लेज अ बिग रोल इन कंट्रोलिंग ऑल बैंकिंग सिस्टम. फिर आगे चलते हैं सर. हमारे पास क्वेश्चन आता है, इन इंडिया अबाउट 80% ऑफ फार्मर्स एंड स्मॉल फार्मर्स हु नीड क्रेडिट फॉर कल्टीवेशन
Why might banks be unwilling to lend to small farmer? पहला क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पे, इसमें ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसके 4 पार्ट हैं। तो पहले पार्ट में टीचर ने क्वेश्चन पूछा आपसे कि 80% फार्मर हमारे स्मॉल फार्मर्स हैं जिन्हें क्रेडिट चाहिए होता है, फिर भी बैंक उनको लोन क्यों नहीं देता? माय डियर, बैंक उनको लोन इसलिए नहीं दे पाता, नंबर 1, द स्मॉल फार्मर कैन नॉट गिव एनी प्रूफ फॉर देयर इनकम। देखो, आज अगर हमें बैंक से लोन लेना है, हमें अपना प्रूफ बताना पड़ेगा, अपने इनकम का रिकॉर्ड बताना पड़ेगा, अपनी रिटर्न दिखानी पड़ेगी। स्मॉल फार्मर के पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं होता। सेकंड, दे आर नॉट एबल टू ऑफर एनीथिंग एज गारंटी। अब बैंक के पास जब हम लोन लेने जाते हैं तो बैंक गारंटी के रूप में कुछ कोलेट्रल वगैरह, सिक्योरिटी के रूप में कुछ रखता है हमारे पास, जैसे कोई जमीन वगैरह, कोई सोना वगैरह। अब इनके पास ऐसा कुछ भी नहीं होता कि इसे मॉर्टगेज करें या उसको बैंक के पास सरेंडर करें एज ए कोलेट्रल। एंड थर्ड, nobody comes forward to stand as surety for small farmer। फिर इनकी श्योरिटी लेने को भी तैयार नहीं होते। कई बार क्या होता है, बैंक में हम लोन लेने जाते हैं तो सामने कोई बंदा हमारी श्योरिटी ले लेता है कि हाँ भाई ये बंदा ठीक है, फाइनेंशियली साउंड है, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, इसको लोन वगैरह वापिस आएगा, नहीं आएगा तो मैं चुकाऊंगा। तो कोई और इनकी गारंटी लेने को भी तैयार नहीं होता, तो इसीलिए बैंक इनको लोन प्रोवाइड नहीं कर पाते। देन कम्स नेक्स्ट बी पार्ट। फिर क्वेश्चन आता है, फॉर हुम डू दी स्मॉल फार्मर यूजली बोरो। तो फिर ये फार्मर कहां से बोरो करते हैं? अब ये तो समझ आ गया कि भाई कमर्शियल बैंक इनको लोन नहीं दे पाते हैं, तो ये नॉर्मली बोरो करते हैं मनी लैंडर से, ट्रेडर से, जो इनको अपना सीड वगैरह सप्लाई करते हैं, बाकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं, लेकिन ये लोग इनको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं। दे चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम देम। फिर हमारा सी पार्ट आता है, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल हाउ द टर्म्स ऑफ क्रेडिट बी अनफेवरेबल फॉर द स्मॉल फार्मर। देखो, टर्म्स ऑफ क्रेडिट डेफिनेटली इनके लिए अनफेवरेबल है, क्योंकि ये जब उनसे लोन लेने जाते हैं तो नॉर्मली हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, अराउंड 3 to 5% पर मंथ, जो कि आपका बन जाता है 36 to 60% पर एनम। जबकि आप किसी भी बैंक से लोन लेने जाएं 10 to 12% से ज्यादा पर एनम लोन इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता, बट दे हैव टू पे 36 to 60%। तो इसी तरह इनको बहुत ज्यादा चीट किया जाता है और बहुत ज्यादा ये एक्सप्लॉइट किए जाते हैं, और ये जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट है इनके लिए फेवरेबल नहीं होता। द लास्ट पार्ट आता है इस क्वेश्चन का, सजेस्ट सम वेज बाय विच स्मॉल फार्मर्स कैन गेट चीप क्रेडिट। देखो, स्मॉल फार्मर्स कैन गेट चीप लोन फ्रॉम देयर ऑन कोऑपरेटिव which lend loan to its member at cheap rate। ये लोग अपने कोऑपरेटिव से लोन वगैरह ले सकते हैं, जैसे हमने पीछे एग्जांपल लिया सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, वहां से इनको बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल सकता है, इवन विदाउट कोलेटरल। तो इसीलिए बार बार गवर्नमेंट हमारे माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम को, जिसे हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू चलाते हैं, उसको बार बार गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है कि ताकि हमारे स्मॉल फार्मर्स को वहां से चीप क्रेडिट मिल सके। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय क्रेडिट, एक्सप्लेन द डेब्ट ट्रैप। देखो, क्रेडिट का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट इन विच द लैंडर सप्लाई द बोरोर विद मनी, गुड और सर्विसेज इन रिटर्न फॉर द प्रोमिसेस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। सो लोन क्या है? एक एग्रीमेंट है। एक, आप मान लीजिए मेरे को लोन की जरूरत है, मैं किसी पर्सन के पास गया, वो मेरे को पैसा देता है इस श्योरेंस के साथ कि मैं फ्यूचर में उसको वापस करूंगा विद सम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो दैट इज माय डियर क्रेडिट। अब क्वेश्चन आता है, सर ये डेब्ट ट्रैप क्या होता है? मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी क्लियर किया था। डेब्ट ट्रैप क्या होता है? कई बार मान लीजिए एक पर्सन ने क्रेडिट लिया, ये सोचकर कि सिचुएशन फेवरेबल होगी, आने वाले टाइम में मेरी अच्छी इनकम होगी, मैं इसको रिटर्न कर दूंगा, लेकिन सम टाइम सिचुएशन उसके लिए अनफेवरेबल बन गई। जैसे मान लो हम एक फार्मर का केस ले लेते हैं। एक फार्मर ने लोन लिया सोच के कि जब भी मेरी फसल पक के तैयार होगी, मेरे को पैसे मिलेंगे, मैं अपना लोन चुका दूंगा। लेकिन हुआ क्या, उस समय अच्छा मानसून नहीं आया, या उसके कीड़े वगैरह लग गए, फसल खराब हो गई, या बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, सो मेनी रीजन जिसके कारण उसकी फसल खराब हो सकती है। अब उस पोजीशन में नहीं रहा कि वो लोन चुका सके। अब कई बार ऐसा होता है, पुराने लोन के लिए को चुकाने के लिए या और फर्दर नीड्स के लिए वो फर्दर और लोन ले लेता है। अब उसका लोन अमाउंट और बढ़ गया, और अब एक्सपेक्टेड ये है कि नेक्स्ट ईयर मैं इसको चुका दूंगा, लेकिन अगर कहीं अनफॉर्चुनेटली नेक्स्ट ईयर भी आपकी फसल अच्छे से तैयार नहीं हुई, फसल अच्छे से नहीं हुई ड्यू टू मॉनसून फेलियर और ड्यू टू एनी रीजन, अब उसको हो सकता है अपनी सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो जाए कि उस लोन को चुकाने के लिए अपना जो कोई एसेट वगैरह, कोई लैंड वगैरह है, उसको सेल आउट करना पड़ जाए। तो यहां पे वो क्या हुआ सर, वो एक डेब्ट ट्रैप में फंसता चला गया। दिस इज कॉल्ड डेब्ट ट्रैप। क्या वो सिचुएशन में आ गया कि पुराना लोन नहीं चुका पा रहा है, और अब उसको क्या करना पड़ रहा है? ही हैज टू सेल हिज some land or some asset to come out from that. So that we call, my dear, debt trap.
आगे चलते हैं। सो व्हाट इज कोलेटरल, व्हाट हैपेंस इफ अ बोरोर फेल्स टू रीपे द लोन। देखो कोलेटरल वो एसेट होता है जो बोरोर के पास होता है और वो उसको एज ए गारंटी लैंडर को देता है कि जब तक मैं आपको लोन नहीं चुकाऊंगा आप अपने ये मेरे अपने पास रखिए और जब मैं आपको लोन वापस करूंगा तो मेरे को आप ये वापस कर दीजिएगा। जैसे कि हमारे लैंड वगैरह हो गई, अपने कोई व्हीकल्स वगैरह हो गए, गोल्ड वगैरह हो गया, तो हम कई बार लोन लेने जाते हैं तो इन चीजों को हम एज ए कोलेटरल रख देते हैं। और अगर एक बोरोर इसको वापस नहीं करता है तो लैंडर के पास राइट होता है कि वो उसको सेल कर सकता है अपने लोन को, अपनी पेमेंट को कवर अप करने के लिए, लोन को कवर अप करने के लिए वो आपकी जमीन भी सेल कर सकता है, गोल्ड भी सेल कर सकता है, लाइक दैट। सो व्हाई डू लेंडर आस्क फॉर कोलेटरल व्हाइल लैंडिंग। देखो जब भी आप कभी लोन लेने जाते हैं तो लैंडर हमेशा कहेगा भैया मैं आपको तभी लोन दूंगा जब आप मेरे पास कुछ कोलेटरल रखोगे, कुछ सिक्योरिटी रखोगे। इसके पीछे कुछ रीजन है। नंबर वन रीजन, सर लैंडर आस्क फॉर कोलेटरल व्हाइल लैंडिंग इन ऑर्डर टू इंश्योर रीपेमेंट ऑफ देयर लोन। भाई उसको क्लियर है कि बंदे के पास सामान मेरे पास पड़ा हुआ है, उसका कुछ कोलेटरल, तो वो मेरे को पैसे वापस करेगा ही करेगा। एंड देन collateral is an asset that the borrower owns and uses as a guarantee or security to the lender until the loan is paid। अब डेफिनेटली कोलेटरल वो एसेट होता है सर जो एक गारंटी होती है कि जब तक आपका लोन रीपे नहीं होगा एज ए गारंटी मेरा कोलेटरल आपके पास पड़ा हुआ है, जब मैं इसको वापस करूंगा तो मैं आपसे जब मैं लोन वापस करूंगा तो मैं इसको आपसे वापस ले लूंगा। तो डेफिनेटली कोलेटरल इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एक तरह से ये गारंटी है, ये श्योरिटी है कि हाँ भाई आपका पैसा वापस आएगा। मतलब जो हमारा लैंडर है उसका रिस्क कम हो जाता है कि हाँ भाई अगर आपका कोलेटरल पड़ा है, कोई सोना पड़ा है, कोई प्रॉपर्टी पड़ी है, तो आप उसको लेने के लिए लोन वापस करेंगे ही करेंगे। तो माय डियर विद दिस टुडे टॉपिक इज ओवर। अब अगर किसी को भी कोई भी मेरे बच्चे डाउट होगा मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच माय डियर, गॉड ब्लेस यू।